क्या है, संघवाद क्या है, कि सत्ता का वर्टिकल जो बंटवारा है, ऊर्ध्वाधर जो बंटवारा है, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है ऊपर से नीचे की ओर, उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद। भारत के अंदर संघीय व्यवस्था की गई, चाहे वो क्षेत्रीय आधार के ऊपर की गई हो, भाषाई आधार के ऊपर की गई हो, धार्मिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते की गई, या भारत के एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, इनके बीच भारत में उस संघीय व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, संवैधानिक रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा शक्तियों का कैसे किया गया है, किस के पास कौन सी शक्ति है, संविधान ने वो कैसे बनाई है, कैसे निश्चित की है। यहां पे हम देखते हैं कि विधायी जो हमारे अधिकार हैं, संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। और जो वो 3 हिस्से बांटे गए हैं, उनको हम आम बोलचाल में सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? सूची कहा जाता है। अब ये जो 3 सूचियां हैं, पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत वो मामले हैं जिनके ऊपर संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के एकाधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इन सब के मामले केंद्र सरकार के अधीन हैं। अब संघ सूची में कौन से मामले हैं? विदेशी मामले, कि विदेशों के साथ जो भी बातचीत होगी, विदेशों के साथ जो व्यापार होगा, विदेशों के साथ जो नीतियां बनेंगे, वो सारे के सारे मामले विदेशी मामले। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित मामले, प्रतिरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, मुद्रा, मुद्रा का कौन सी अपनी रुपए, यानी कि इस मुद्रा का संचालन हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत मामले हैं। इसी कारण से तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी, क्योंकि वो केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकारें इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संचार, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, मोबाइल नेटवर्किंग है, ये सारे के सारे जो मामले हैं संचार से संबंधित, डाक विभाग का काम है, वो सारा केंद्र सरकार का है। राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण जो भी विषय हैं, हमारे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण, राष्ट्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी का जो मामले हैं, उन सभी के जो मामले हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची का मतलब क्या है? केंद्र सरकार के अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं। इन सब का अधिकार हमारे केंद्र सरकार के पास है। दूसरी सूची हमारी है राज्य सूची, कि केंद्र सरकार ने अपने कुछ शक्तियों को राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया है, राज्य सरकार को दे दिया गया है। संविधान के अंदर दिया गया है कि राज्य सरकार इन मामलों के ऊपर रहेगी। राज्य के अंदर होने वाले व्यापारिक जो मामले हैं, राज्य की सीमा के अंतर्गत होने वाले जो व्यापार के हैं, पुलिस का है, वाणिज्य का है, राज्य की कृषि से संबंधित है, वहां की सिंचाई व्यवस्था है, और स्थानीय या प्रांत, राज्य से संबंधित उसके महत्व के जो विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकारों के पास है। इसमें केंद्र सरकार किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करती है। वो सारे के सारे मामले अपने राज्य के, राज्य सरकार के अधीन ये मामले आते हैं। इसको बोलते हैं राज्य सूची। ये 2 प्रमुख सूचियां थी, लेकिन हमारे यहां पे एक सूची और बनाई गई, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची कौन सी है? समवर्ती सूची वो है जो केंद्र सरकार के अधीन मामले भी आते हैं और राज्य सरकार के अधीन मामले भी आते हैं। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी है और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी है। अब जिस विषय के ऊपर, जिस विधायी कानून के ऊपर समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है, उसमें यदि कोई केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई झगड़े की बात आती है कि किसका माना जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पे केंद्र सरकार के अधीन वो मामला आ जाता है। केंद्र सरकार जो कानून लागू करती है, वो कानून लागू हो जाते हैं। यानी कि ये ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी है, और
राज्य सरकार के अधिकारक क्षेत्र में भी है। अब वो विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा का, हमारी शिक्षा से संबंधित ऐसा विषय है जो केंद्र सरकार भी लागू करती है और राज्य सरकार भी लागू करती है। इन दोनों के अंदर कहीं पे यदि कोई कानून में अड़चन आती है तो केंद्र सरकार वाला कानून लागू हो जाता है, वहां पे राज्य सरकार बैकफुट पे चली जाती है, पीछे हट जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो लागू होते हैं। जैसे अब 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन लागू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अब जैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई तो पूरे भारत के अंदर वो एनईपी के अंतर्गत ही वो लागू होंगे। विवाह अधिनियम, विवाह से संबंधित कोई मामले हैं उनसे संबंधित, वनों से संबंधित मामले, मजदूर संघ, मजदूर लेबर जो यूनियन है उनसे संबंधित मामले हैं। गोद लेने की उत्तराधिकार का, गोद लेने का जो कानून है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है, लेकिन जहां पे दोनों में अड़चन आती है तो किसका लागू होता है? केंद्र सरकार का। इन विषयों के पास ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लागू करती हैं। टकराव होने की स्थिति में वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम लागू हो जाते हैं, वो कानून मान्य होते हैं। तो हमारे भारत के अंदर इस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, भारत के अंदर सबसे अधिक विभिन्नताएं हैं हमारी भाषाओं के अंतर्गत है कि भारत के अंदर भारतीय संविधान में 22 हमारी भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। 23वीं हमारी एक इंग्लिश है जिसको राजकीय कामकाज की भाषा कहा जाता है। भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था तो उस समय जो अन्य राज्य थे उनके अंदर जाहिर बात ही थी कि उन राज्यों में अलगाव की बात आ सकती थी कि केवल हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया तो हम जो राज्य इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं तो हमारी क्या स्थिति रहेगी, हिंदी हमें आती नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन राज्यों को अपनी भाषा के अंदर कामकाज करने के लिए उन 22 भाषाओं को भी हमारे संविधान के अंदर मान्यता दे दी गई कि आज जो भी हमारी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी जो परीक्षाएं लेता है उसमें उन सभी भाषाओं के माध्यम से वो परीक्षा ली जाती है ताकि वो राज्य अपने आप को अलग महसूस ना करें। तो भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं, असमिया, असम के अंदर बोली जाने वाली भाषा है जो 1.28% लोग बोलते हैं। बोडो 0.13% लोग बोलते हैं। डोगरी 0.22%, बांग्ला 8.11% हमारे लोग बोलते हैं। गुजराती 4.48, हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो 41.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार है, झारखंड है। इन राज्यों के अंदर हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? 41.3%। कन्नड़ कर्नाटक के अंदर बोली जाने वाली भाषा है 3.69%। कश्मीरी कश्मीर के अंदर 0.54। कोंकणी गोवा में, हमारा जो गोवा राज्य है उसके अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है 0.24%। मैथिली 1.8%। ये ऐसी भाषाएं हैं जो थोड़े थोड़े लोग बोलते हैं। मैथिली छत्तीसगढ़ के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इनमें बोली जाने वाली भाषाएं हैं। मलयालम केरल में 3.21%। मणिपुरी मणिपुर के अंदर 0.14%। मराठी महाराष्ट्र में 6.99%। नेपाली हमारे नेपाल के साथ लगने वाले जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, उन राज्यों के साथ लगने वाले जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र के अंदर बोली जाती है 0.28%। उड़ीसा
ओडिया, ओडिया भाषा बोली जाती है उड़ीसा में 3.21%। पंजाबी, पंजाब इसके साथ लगता हुआ हमारा कुछ हरियाणा का, पंजाब की सीमा के साथ लगता हुआ हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली है। संस्कृत, अब संस्कृत हमारी ऐसी भाषा है 0.1% बोली जाती है, वो हमारे बहुत कम लोग बोलते हैं। अधिकतर संस्कृत हमारी मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाती है। संथाली 0.63, तमिल तमिलनाडु के अंदर 5.91, सिंधी 0.25, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के अंदर, तेलुगु कहां बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7.19, और उर्दू बोली जाती है हमारी 5.01%। तो हमारी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारा ऐसा बड़ा राज्य है जिसमें जनसंख्या बहुत है, तो वहाँ के लोग सारे के सारे बांग्ला बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। केंद्र और राज्य संबंध, कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं। पहला है गठबंधन सरकार। सरकार क्या होती है कि यदि जब हम सरकार का चुनाव करते हैं और किसी एक राजनीतिक दल का पूर्ण बहुमत नहीं आता, जब सरकार का चुनाव करते हैं और किसी एक राजनीतिक दल का पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो वो दूसरे दलों को साथ में लेके सरकार बनाता है। जैसे 2024 के अंदर हमारी केंद्र सरकार बनी तो एक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया है। अब उस पार्टी को आवश्यकता थी, जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी थी वो हमारी बीजेपी थी। उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी वो सीटें पूरी करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए और सीटों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने दूसरे दलों को अपने समर्थन में बुलाया। एक हमारे नीतीश कुमार जी आए जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हमारे चंद्रबाबू नायडू आए आंध्र प्रदेश। इन दोनों ने इस सरकार को समर्थन दिया और वो सरकार बनी। और अब जो सरकार बनी है किसकी सरकार कहलाती है, गठबंधन की। केंद्र और राज्य का संबंध बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि जब ये मांग उठनी शुरू हुई क्षेत्र के आधार पर और भाषाई आधार पर, उन्होंने अपने अपने राज्यों को अलग करने की मांग उठाई, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया और वो आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है, और उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की। 1 नवंबर 1956 को जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो भारत के अंदर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बताया था ना कि गठबंधन क्या है, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर के बनाई गई जो सरकार है वो गठबंधन सरकार कहलाती है। हमारे यहाँ पे 2 गठबंधन है, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक यूपीए है, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में यदि किसी बात को लेकर के हित टकराते हैं केंद्र और राज्य सरकार के, तो इन दोनों सरकारों के बीच फैसला करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, और उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेता है और सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भंग करने पर रोक भी लगा सकता है। जैसे और राज्य के अंदर यदि अराजकता और अशांति फैलती तो केंद्र सरकार वहां पे उस विधान सभा को भंग कर सकती थी।
भंग कर सकती है, कर देती है, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर देती है। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। यदि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का रुख करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस विधानसभा के भंग करने के आदेश पर रोक लगा देती है। अब बीच में कौन आ गया? न्यायपालिका। वे केंद्र और राज्य सरकार के हितों में कहीं पे टकराव होता है तो उनका टकराव को कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत में विकेंद्रीकरण। दिखाई दे रहा है ना कि 1992 में एक संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन क्या होता है कि समय के अनुरूप संविधान के किसी कानून में यदि कोई बदलाव करना हो जाए, बदलाव करने की जो प्रक्रिया है संविधान के अंदर, तो उसको बोलते हैं संशोधन। भाई किसी एक्ट में बदलाव करना है। 1992 के अंदर एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां। उस संशोधन के द्वारा तीसरे स्तर की सरकार को और ज्यादा मजबूत बनाया गया, उनको और ज्यादा शक्तियां दी गई। पहले सरपंचों के पास, जिला परिषद मेंबर के पास, नगर पालिका के पास इतने अधिकार नहीं थे। वो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन में थे। लेकिन 1973 में संविधान संशोधन करके केंद्र, जो हमारी स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार कौन सी? हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायती राज, इसको बोलते हैं पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना। कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने के बाद पंचायतों को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। मजबूत का मतलब क्या? उनको और ज्यादा अधिकार दे दिए गए। अधिकारों के साथ में पहले राज्य की मनमर्जी थी कि जब चाहे वो चुनाव करवा सकता है, लेकिन हर 5 साल के बाद पंचायत के चुनाव करवाने के लिए सरकार बाध्य है कि हर 5 साल में पंचायती चुनाव होंगे, तीसरे स्तर की सरकार के चुनाव होंगे। तो हमारे यहाँ पे सरपंच कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। इस 73वें संविधान संशोधन से पहले हमारे यहां पर पंचायती राज के अंदर सीटें आरक्षित नहीं थी। अब सीटें आरक्षित नहीं थी तो जो गांव के अंदर अल्पसंख्या में थे, कम संख्या में थे, उनका तो कभी सरपंच बन ही नहीं सकता था, उनका तो कभी मेंबर बन ही नहीं सकता था। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जो सत्ता का बंटवारा है और सत्ता में जो साझेदारी है वो तो बहुत जरूरी है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन के अंदर उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, और सीटें आरक्षित करने के बाद उनका भी पंचायती राज में हिस्सा हुआ, साझेदारी हुई। महिलाओं व पिछड़ा वर्ग को भी यह लाभ दिया गया कि महिलाओं को कोई सरपंच नहीं बनाता था। और जब महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई तो आज बहुत से गांव के अंदर एमसी हैं, मेयर हैं और सरपंच हैं, जिला परिषद की मेंबर हैं, चेयरमैन हैं। पंचायत व नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई, राज्य चुनाव आयोग। हमारे भारत के अंदर चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, संसद के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो हमारा चुनाव आयोग करवाता है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक आयोग है चुनाव आयोग। इस चुनाव आयोग ने का काम है केंद्र और राज्य सरकार की स्थापना करना, उनके चुनाव करवाना, उनके इलेक्शन करवाना। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के अंदर तो एक पंचायती चुनाव भी निश्चित कर दिए गए।
अब ये पंचायती चुनाव कौन करवाए? तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। राज्य के अंदर जो चुनाव होने हैं पंचायती राज के, वो कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकार को अपने राजस्व व कुछ अधिकारों का हिस्सा इन संस्थाओं को देना पड़ता है। राज्य सरकार को अपने राजस्व का मतलब है कि राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है, जो कमाई आती है, उसके जो कमाई से आने वाला धन है, अब वो धन किससे है? हमारे आबकारी टैक्स हैं, हमारे सेल टैक्स हैं, जीएसटी है, हमारे यहां पे लगने वाले अन्य कर हैं। इनसे जो भी आय होती है उसमें से इन संस्थाओं को, चाहे वो पंचायती राज संस्था है, इनके विकास के लिए, गांव के विकास के लिए उनको पैसा दिया जाता है। कौन देती है? राज्य सरकार अपने राजस्व से, अपने पैसों से। ग्राम पंचायत द्वारा, कि ग्राम पंचायत का जब गठन कर दिया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा का गठन करना होता है। गांव में सुनी होगी ना, क्या तो ग्राम सभा की बैठक थी। ग्राम सभा का गठन होता है और सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की बैठकें बुलाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलावे नहीं, ऐसे कर देगा, नहीं, उसके लिए अनिवार्य है कि वो ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है। तो होता है गांव के सभी व्यक्ति एक जगह बैठ करके निर्णय लें किसी बात के ऊपर, गांव के विकास के ऊपर, गांव में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों के ऊपर, कि हमने क्या क्या कार्य करवाने हैं, किस किस जगह करवाने हैं। तब जाकर के सरपंच उन कार्यों को। नगर पालिकाओं में 36 लाख सदस्यों का चुनाव होता है। अब पूरे भारत के अंदर, एक बड़ी आंकड़ा है, पूरे भारत के अंदर ग्राम पंचायतों में व नगर पालिकाओं में 36 लाख सदस्य चुने जाते हैं। सरपंच, मेंबर, एमसी, मेयर, ये सारे मिलाकर के कितने मेंबर चुनते हैं? 36 लाख मेंबर चुनाव करते हैं। 36 लाख मेंबरों का चुनाव होता है।